हेलो। आज के इस विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं। आमतौर पर जब भी तरक्की या विकास की बात होती है तो पूरा फोकस कुछ नया सीखने या नई स्किल्स जोड़ने पर होता है ना? लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग और बेहद प्रभावशाली ऑपरेशनल फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। ये फ्रेमवर्क कुछ नया जोड़ने की बजाय अनलर्निंग पर जोर देता है, यानी उन पुरानी व्यवस्थाओं और आदतों को जानबूझकर छोड़ना जो अब किसी काम की नहीं रहीं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच में आगे बढ़ने के लिए पहले उन पुरानी चीजों को हटाना ही पड़ता है जो बिना वजह बोझ बनी हुई हैं। इस फ्रेमवर्क की गहराइयों में जाने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। ऐसी कौन सी पुरानी आदतें हैं जिन्होंने संगठन के विकास की रफ्तार को धीमा कर दिया है? हर संस्था में कुछ ऐसी छिपी हुई नीतियां या आदतें होती हैं जो अनजाने में ही ग्रोथ को रोक रही होती हैं। जब तक इस अनदेखे बोझ को पहचाना नहीं जाएगा, तब तक उसे हटाया कैसे जा सकता है? तो इस डिक्लटरिंग यानी साफ सफाई की प्रक्रिया को समझने के लिए सोर्स मटेरियल ने एक बहुत ही शानदार तार्किक ढांचा तैयार किया है। इसमें हम मुख्य रूप से 5 चीजें देखेंगे। अनलर्निंग की जरूरत क्यों है, किन चीजों को छोड़ना है, इसकी पहचान कैसे हो, इसे लागू करने की रणनीति क्या हो, बदलाव में आने वाली रुकावटों से कैसे निपटें और अंत में प्रगति की ट्रैकिंग कैसे की जाए। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। अनलर्निंग की आवश्यकता। आखिर पुरानी चीजों को छोड़ना इतना जरूरी क्यों है? सोर्स टेक्स्ट इस ऑडिट का एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य तय करता है। इसका लक्ष्य है उन पुरानी मान्यताओं, व्यवहारों और सिस्टम्स को सचेत रूप से पहचानना और हटाना जो अब विकास के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। देखिए, यह सिर्फ बदलाव के लिए बदलाव नहीं है, यह एक रणनीतिक छंटनी है ताकि नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता मिल सके। इसकी मजबूत नींव रखने के लिए 3 चीजें स्पष्ट होना बहुत जरूरी हैं। पहला, बदलाव का क्षेत्र कौन सा है। दूसरा, इस पर चिंतन करने का असल कारण क्या है। और तीसरा, वो ट्रिगर इवेंट यानी वो कौन सी घटना है जिसने इस ऑडिट को एकदम जरूरी बना दिया है। ये स्पष्टता ही इस पूरी प्रक्रिया को सही दिशा देती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। क्या छोड़ना है, इसकी पहचान करना, यानी उस संगठनात्मक बोझ को खोजना जिसे बाहर का रास्ता दिखाना है। तो इस अनलर्निंग के सफर की शुरुआत सबसे पहले हमारी सोच यानी माइंडसेट से होती है। पुरानी मान्यताओं को सामने रखे ये देखा जाता है कि वे अब जायज क्यों नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात ये स्वीकार करना कि बिजनेस पर इन पुरानी सोचों का कितना बुरा असर पड़ रहा है। जाहिर है, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक किसी भी प्रक्रिया में बदलाव आना मुमकिन नहीं है। सिर्फ सोच ही नहीं, ये ऑडिट 4 और अहम संरचनात्मक क्षेत्रों का गहराई से मूल्यांकन करता है। ये हैं पुरानी और बेकार हो चुकी प्रक्रियाएं, लीडरशिप यानी नेतृत्व के आउटडेटेड व्यवहार, टीम में गहराई तक बस चुकी सांस्कृतिक आदतें और वो पुराने सिस्टम या मैट्रिक्स जो आप सही तस्वीर नहीं दिखाते। ये मान लीजिए कि ये एक 360 डिग्री जांच है जो संस्था के हर कोने तक पहुंचती है। लीडरशिप या नेतृत्व के मामले में यह फ्रेमवर्क बहुत साफ बात करता है। यहां सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि पुराने रवैये के नुकसान क्या है, बल्कि ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाता है कि उनकी जगह कौन से नए और सकारात्मक व्यवहार अपनाने हैं। ये सीधे तौर पर समस्या से समाधान की ओर ले जाने वाला कदम है। और हाँ, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना भी उतना ही जरूरी है। ये देखना कि पहले क्या चूक हो गई थी और उन अनुभवों के आधार पर अब तुरंत कौन से बदलाव लागू करने हैं। आखिरकार अपनी गलतियों को मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी होती है। अब चलते हैं तीसरे चरण की ओर, रणनीति और कार्यान्वयन योजना। यानी इस अनलर्निंग को असल में लागू कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ कमियां खोज लेना ही काफी नहीं होता। ये लागू करने का प्लान बहुत ही सीधा और क्रमिक है। 4 स्पष्ट कदम हैं। सबसे पहले फोकस क्षेत्र पहचानें, फिर तय करें कि मुख्य कार्रवाई क्या होगी। उसके बाद एक सख्त डेडलाइन यानी समय सीमा निर्धारित करें और अंत में उस व्यक्ति का नाम तय करें जो इस काम के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि जवाबदेही के बिना कोई भी बदलाव सफल नहीं हो सकता। यह रणनीति विशेष रूप से 4 मुख्य क्षेत्रों को लक्षित करती है ताकि अनलर्निंग की यह प्रक्रिया पूरे संगठन में लागू हो सके। ये क्षेत्र हैं नेतृत्व, रोजमर्रा का संचालन, कार्यस्थल की संस्कृति और ग्राहकों के साथ जुड़ाव। इससे यह साफ होता है कि अनलर्निंग सिर्फ अंदरूनी सुधार के लिए नहीं, बल्कि बाहरी प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भी है। चौथे भाग की बात करते हैं, बदलाव की बाधाओं को पार करना। अब किसी भी स्थापित व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव लाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, है ना? इसलिए विरोध होना लाजमी है। सोर्स डॉक्यूमेंट बिल्कुल स्पष्ट रूप से 4 तरह की बाधाओं का जिक्र करता है जो इस सफर में आ सकती हैं।
मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जहां लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। इसके अलावा संरचनात्मक बाधाएं, पुरानी सांस्कृतिक आदतें और कभी-कभी तो खुद लीडरशिप की तरफ से आने वाला प्रतिरोध भी इसमें शामिल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फ्रेमवर्क इन रुकावटों का डटकर सामना करता है। ये सिर्फ बाधाओं के नाम ही नहीं बताता, बल्कि उनकी गंभीरता को समझकर हर एक के लिए एक ठोस शमन योजना या मिटिगेशन प्लान की मांग करता है। ये एक बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच है, मतलब समस्या आने से पहले ही उसका समाधान तैयार रखना। और अब आखिरी चरण, प्रगति की ट्रैकिंग और चिंतन। सब कुछ लागू करने के बाद ये मापना कि हमें सफलता मिल भी रही है या नहीं। इस प्रगति को मापने के लिए फ्रेमवर्क कुछ स्पष्ट संकेतक और तय तारीखें स्थापित करता है, जैसे कि नए व्यवहार को किस तेजी से अपनाया जा रहा है, पुरानी प्रक्रियाओं को अपडेट करने का काम पूरा हुआ या नहीं, और लीडरशिप में बदलाव के लिए जो सत्र तय किए गए थे, क्या वो आयोजित हुए। इन आंकड़ों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि काम सिर्फ कागजों पर हो रहा है या हकीकत में। इसके साथ ही ये मटेरियल एक बहुत ही गहरे चिंतन पर जोर देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि वे कौन सी पुरानी आदतें हैं जिन्हें हर हाल में स्थायी रूप से पीछे छोड़ना ही होगा, और भविष्य की सफलता के लिए सोचने के कौन से नए तरीके आजमाने होंगे। ये सिर्फ प्रक्रियाओं का नहीं, बल्कि चेतना के स्तर का बदलाव है। इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले सोर्स मटेरियल के इस आखिरी और सबसे दमदार सवाल पर गौर करते हैं। एक मजबूत, तेजी से ढलने वाले और भविष्य के लिए तैयार संगठन बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या अनलर्न करना होगा? ये सवाल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नए और स्पष्ट सफर की शुरुआत है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमेशा याद रखें, कभी-कभी नई मंजिलें पाने के लिए पुराने रास्तों को छोड़ना ही पड़ता है।